आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है और जो है 2 तारीख तक यह भी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी और बहुत ही जल्द आप अपने विद्यालयों में होंगे, जो कि नए जनपद में आपको नया विद्यालय मिल जाएगा और आपको जो है नए विद्यालय में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो आपको एक नए वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि स्कूल आवंटन कैसे होता है और आपको कैसे विद्यालय मिलेगा और उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कौन कौन से प्रपत्र वहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके शिक्षक साथियों के द्वारा कमेंट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है उस पर बात करने वाले हैं, क्या स्थानांतरण लेना ज़बरदस्ती है। अगर आपका स्थानांतरण में नाम आ गया है और आप नहीं चाहते हैं कि मुझे स्थानांतरण नहीं लेना है, मुझे अपने मन के हिसाब से विद्यालय नहीं मिला है, या आपको मन के हिसाब से विद्यालय मिला है लेकिन फिर भी आप नहीं जाना चाहती, तो क्या यह कंपलसरी होगा? क्या आपको ज़बरदस्ती रिलीविंग दे दी जाएगी? क्या ऑनलाइन रिलीविंग दी जाएगी? तो इसमें क्या संबंधी नियम है और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर भी बात करेंगे। वहीं प्रधान अध्यापक एवं इंचार्ज सहायक को कुछ बातें जो अंतर जनपद स्थानांतरण हो रहे हैं उससे संबंधित ध्यान रखनी है कि आपको अब कार्यमुक्त किया जा रहा है, तो उससे संबंधित आपको कौन कौन से प्रमुख बातों को ध्यान रखना है और मौलिक नीति से क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपका जब आप नए जनपद में जाएंगे। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब से शुरुआत हो सकती है, यह भी कई शिक्षक साथियों द्वारा पूछा जा रहा है, क्योंकि अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त होने को है और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में शिक्षक साथी अब कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका नाम अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची में नहीं आया था। अब वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की राह देख रहे हैं। साथ ही जिन शिक्षक साथियों के स्थानांतरण की लिस्ट में नाम आ गया था लेकिन उन्हें जो है अपने मन के मुताबिक विद्यालय नहीं मिला है, मन के मुताबिक जिला नहीं मिला है, तो अब वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इसी पर जो है इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, क्या स्थानांतरण लेना ज़बरदस्ती है। ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी डाउटफुल है और काफ़ी शिक्षकों के द्वारा पूछा गया है, क्योंकि जो स्थानांतरण की नीति आई थी राज कर्मचारियों के लिए, तो उसमें जो है जो शासन देश आया था उसमें लिखा था कि अगर आप रिलीविंग नहीं लेते हैं तो आपको ज़बरदस्ती जो है कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो क्या वो पॉइंट है और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है बेसिक की जो खुद की शिक्षा नियमावली है 1973 है और समय समय पर संशोधित की जाती रही है। इसमें नियमों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कर्मचारी नियमावली 1973 कहा जाता है और उसमें जो है बाद में चल करके कई प्रावधान होते हैं और धीरे धीरे उसको संशोधित किया भी जाता है। 1972 के हिसाब से जो है बेसिक शिक्षा की नियमावली एक अलग से बनाई गई थी। और वहीं मेन पॉइंट बात कर लें कि शिक्षकों को अभी तक जो है राज कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिला हुआ है। राज कर्मचारी शिक्षक नहीं कहलाते, ना ही उन्हें कोई आवास मिलता है, ना ही कैशलेस की सुविधा मिलती है, ना ही कोई वाहन सुविधा मिलती है। और बाकी के जो राज कर्मचारियों में कहलाते हैं वो आपके बाबू लेवल के जो भी पद हैं, यानी कि जो क्लर्क लेवल के हैं वो सभी इसी में आ जाते हैं। और वहीं पर आपके जो भी अधिकारी हैं वो और अनुचर हैं वो सभी इसी पोस्ट पर इसमें आ जाते हैं। लेकिन शिक्षकों की नियमावली अलग से है और उनके स्थानांतरण से संबंधित आदेश भी अलग आते हैं और इनके स्थानांतरण के जो रूल हैं वो राज कर्मचारियों से अलग है और राज कर्मचारियों में शिक्षक नहीं आते हैं। शिक्षकों की यही मांग रहती है कि उन्हें राज कर्मचारी घोषित किया जाए। शिक्षक जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारी कहलाते हैं, वो राज कर्मचारी नहीं कहलाते हैं, जो कि अन्य विभागों के कर्मचारी राज कर्मचारी कहलाते हैं। लेकिन शिक्षकों को जो है अभी तक राज कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिला है और इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है शिक्षकों को नहीं मिल पाती, जैसे आपकी चिकित्सा वाली कैशलेस स्कीम भी शिक्षकों को जो है फ्री नहीं मिल पाई है और ना ही आवास दिया जाता है शिक्षकों को, ना ही वाहन की कोई सुविधा दी जाती है। तो शिक्षकों का कैडर पूरी तरीके से अलग है और राज्य के जो कर्मचारी है उनके नियम जो आते हैं वहाँ पर शिक्षकों के लिए अलग से नियम आते हैं। शिक्षकों का ये अलग ही स्थानांतरण के नियम है और उनके जो भी ट्रांसफ़र से संबंधित नियम बनाए जाते हैं वो टोटली अलग है। और जो आदेश जारी हुआ था वो शिक्षकों के लिए नहीं था, वो राज्य कर्मचारियों के लिए था। तो उस आदेश को भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं।
जो आदेश वो जारी हुआ था वो ये वाला आदेश है, जिसको लेकर भ्रम की स्थिति और कई जगह इसी को वायरल किया गया है, जो कि प्रेषक में दुर्गाशंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा 7 जून 2023 को एक आदेश जारी हुआ था, जो कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2023-24 में इसी में जो है समूह खा के अधिकारियों के सेवा काल में संबंधित जनपद में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हों को उप जनपद से स्थानांतरित कर दिया जाए। इसी प्रकार समूह का एवं खा के जो अधिकारी अपने सेवा काल में एक मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके उक्त मंडल में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही शिक्षकों के इससे संबंधित कोई भी ऐसे नियम नहीं है, इसलिए शिक्षक जो है इसी को लेकर के भ्रम में पड़ गए कि कहीं जो है हमें जो है ज़बरदस्ती स्थानांतरण ना कर दिया जाए। और इसका सबसे लास्ट पेज आप देखें तो जो 11वां पॉइंट है कि स्थानांतरित कर्मियों को अवमुक्त किया जाए। स्थानांतरण आदेश में कर्मियों को अवमुक्त करने की तिथि संबंध या निर्देश अंकित किए जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किए जाने दिनांक से अमुक्त तिथि 1 सप्ताह के अंदर प्रतिस्थापित प्रत्यय के बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानांतरित कर्मियों के नए समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी और जो अधिकारी स्थानांतरण आदेश का पालन करते हुए संबंधित कर्मियों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरित कर्मियों द्वारा नवीन तैनाती पद पर समय अंतर्गत कार्रवाई न ग्रहण करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जाएगा। बस यही आदेश को शिक्षकों ने जो है देख लिया और इसी के कारण कन्फ्यूजन में आ गए कि जो है ये आदेश हमारे लिए है और हमें ज़बरदस्ती कार्यमुक्त किया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं किया जाएगा, ना ही आपको इसी संबंध में पूर्व में ना ही कभी ऐसा किया गया है। तो आप बिल्कुल इस संबंध में जो है परेशान ना हो और स्थानांतरित कर्मियों के द्वारा नवीन तैनात स्थान पर कार्रवाई ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपके लिए नहीं है, ये राज्य कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों का कैडर जो है राज्य कर्मचारियों नहीं है। सुविधाएं उन्हें जो है कुछ कम मिलती हैं, जो राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं वो शिक्षकों को नहीं मिलती हैं, लेकिन बाकी सुविधाएं मिलती है, चाहे आपको DA हो HRA हो, ये सुविधाएं आपको मिलती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आपको राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया। उसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी राज्य कर्मचारियों का दर्जा वहाँ पर नहीं दिया गया है। इसी टाइप से शिक्षकों का भी एक अलग कैडर है और उनके स्थानांतरण के नियम बेसिक शिक्षा परिषद डिसाइड करता है, इनके अलग से ही नियमावली है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है और आज या कल में जो है कार्यमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो आपसे जो है कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और कई जनपदों से आदेश आने भी शुरू हो चुके हैं। कई शिक्षक साथियों के कमेंट भी आने लगे हैं कि हाँ मुझे जो है ज़बरदस्ती नहीं किया गया और ना ही मुझे कार्यमुक्त किया गया है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब अगली पॉइंट की बात करें तो प्रधान अध्यापक इंचार्ज और सहायक अध्यापकों किन बातों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण के समय जब आपका स्थानांतरण हो रहा है तो कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप जो है विद्यालय में आप ही प्रधान अध्यापक हैं तब आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें सबसे पहले आप अपने AVSA सर को जो है इस बारे में सूचना दें कि मेरा स्थानांतरण हो चुका है और मुझे जो है ट्रांसफ़र लेना है और मैं अपने विद्यालय में प्रधान अध्यापक हूं और इसके अलावा अब आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। तो देखिए उसके लिए आपको पहले AVSA सर को बताना होगा, तब आप जो है अपने AVSA सर को जो है सूचना दे देंगे कि जो मैं अकेला प्रधान अध्यापक हूं यहाँ पर और इसका चार्ज कैसे क्या करना है। तो वो जो है आसपास के विद्यालयों के टीचर को जो है जो सीनियर होते हैं उनको जो है वहाँ पर कार्यभार ग्रहण करवाते हैं। अगर आपके विद्यालय में कोई शिक्षक हैं वरिष्ठ तो उनको जो है कार्यभार ग्रहण की जो है प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है। तो इससे पहले जो है आपको जो है सभी कार्य अपने पूरे कर लेने हैं, सारी पंजिकाएँ हैं, पासबुक है, चेक बुक हैं और भी जो भी इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं उनसे संबंधित सारी जो है अपडेट वहाँ पर कर लें। खेल सामग्री होती है, उपभोग प्रमाण पत्र है, वो भी आप पूर्ण कर लें और संबंधित वरिष्ठ शिक्षक जो भी होंगे उनको कार्यभार देने की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, जो कि AVSA साहब के स्तर से ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अगर आपके विद्यालय में कोई वरिष्ठ शिक्षक नहीं है तो वो किसी नज़दीकी विद्यालय के सीनियर शिक्षक को जो है आपके विद्यालय का कार्यभार ग्रहण करवाते हैं। यह प्रक्रिया जो है काफ़ी अच्छे तरीके से और हंसी खुशी के माहौल में ही ये प्रक्रिया की जाती है, जो कि आपके नज़दीकी विद्यालय के कोई भी शिक्षकों को जो है ये दायित्व दे दिया जाता है। अगर आपके विद्यालय एकल रह जाता है तब इस वजह से जो है नज़दीकी किसी विद्यालय के शिक्षक को जो है कार्यभार ग्रहण कराया जाता है, जो कि यह कार्य जो है AVSA सर के स्तर से ही होता है, क्योंकि इसमें कोई भी विवाद की स्थिति
ना बने। इस वजह से जो है आप ABSA सर को पहले इन्फॉर्म करें, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है कार्यभार ग्रहण जो है दूसरे शिक्षक को वहाँ पर करवाया जाएगा। और आप प्रधान अध्यापक वहाँ पर हेड टीचर थे, इस वजह से जो है किसी दूसरे शिक्षक को जो है वहाँ पर कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा आपकी जगह पर। और वहीं पर अगर आप इंचार्ज सहायक थे और आप इंचार्ज का कार्य कर रहे थे तो आपके स्कूल में जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे उनको कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। या आपके विद्यालय में जो है एकल विद्यालय होगा तो अपने आसपास के किसी शिक्षक को जो है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन यह सारी प्रोसेस जो है ABSA स्तर से होगी। लेकिन आप अपनी पूरी से पूरी प्रक्रिया संपन्न कर लें। सारी जो भी आपकी पंजिका हैं, पासबुक है, खेल से संबंधित सामग्री है, उनके लेखा जोखा बना लें। आप जो भी आपका उपभोग प्रमाण पत्र है उसको कंप्लीट कर लें। और जो है आपने कर भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो वो इसको कर लें, तभी जा कर के आपकी जो है चार्ज देने की प्रक्रिया पूरी संपन्न होगी। वहीं जो सहायक अध्यापक होते हैं उन्हें अपने इंचार्ज या प्रधान अध्यापक से जो है, असिस्टेंट टीचर की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें अपने प्रधान अध्यापक या जो भी आपके इंचार्ज है उनसे फ़ोन पर बात कर लें और कहना, आपको सूचना देनी है कि हाँ मुझे स्थानांतरण मेरा हो चुका है, अब मुझे आपके स्तर से कार्य मुक्ति किया जाएगा। तो अपना आदेय प्रमाण पत्र है और जो आपकी शेष रह गई हैं अवकाश की सूचना वो आप उनको दें और अपनी जो है वहाँ से निकाल भी सकते हैं। आप मानव संपदा पोर्टल से आप अवकाश की सूची निकाल सकते हैं, उसको लगा करके वेरीफाई करवा लें कि आपके कितने अवकाश शेष रह गए हैं। फिर वो BRC लेवल से वेरीफाई होता है। आदेय प्रमाण पत्र आप उनसे ले लें और जो है अगर वो कहीं बाहर हैं तो उन्हें सूचित कर दें, जिससे क्योंकि आपको जो है उसके लिए मेनली मोहर और साइन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि आपके उनके पास मोहर हो और उसकी उपलब्धता हो, क्योंकि वहाँ पर साइन करने होंगे। और पत्र व्यवहार पंजिका भी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें जो है आपकी कार्य मुक्ति की डेट भी वहाँ पर लिखनी होगी और आपको कब कार्य मुक्ति किया गया है। दोनों चीज़ें पत्र पर भी रहती हैं। जो कार्य मुक्ति का जो पत्र रहता है, प्रपत्र है, सभी जनपदों से जारी हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर दें, आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो है वहाँ पर अपनाई जाती है और ये हंसी खुशी के माहौल में जो है कार्य मुक्ति आपके विद्यालय से होती है। वहीं मौलिक, अब इसके बाद जब आपकी कार्यभार मुक्ति हो जाती है तो मौलिक नियुक्ति तिथि से क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक नियुक्ति तिथि आपकी जो है, कई जब फॉर्म भरते समय कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी और फॉर्म में गलतियां भी थी, क्योंकि मानव समुदाय से डाटा यहाँ पर इंटरेक्ट हो रहा था और पूरा डाटा जो है वेबसाइट पर आ रहा था। तो अब जब आप स्थानांतरण होकर नए जनपद में जाएंगे तो मौलिक नियुक्ति तिथि के हिसाब से ही आपको वहाँ पर ज्वाइन करा लिया जाएगा। तो आप बाद में भी उसको सही करा सकते हैं। और कैसी प्रोसेस होगी, वो जहाँ पर आपका स्थानांतरण होकर के जाएगा वहाँ पर इससे संबंधित देखा जाएगा, क्योंकि मौलिक नियुक्ति तिथि और जिले में कार्यभार ग्रहण की तिथि को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति अभी भी है और पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मौलिक नियुक्ति तिथि को ही मेन माना जा रहा है, जो कि आपके ज्वाइनिंग लेटर पर दाहिनी ओर ऊपर की ओर लिखी रहती है। जिस दिन आदेश निर्गत होता है उसी को मौलिक नियुक्ति तिथि माना गया है फाइनली। और उसमें कई भी विवाद भी रहे हैं, चाहे प्रमोशन की स्थिति आए और उसी को फिर बाद में देखा जाता है और प्रमोशन में की वजह से वो अभी मामला कोर्ट में ही चल रहा है और उसका अभी तक कोई विशेष निर्णय तो नहीं आया है। लेकिन सचिव स्तर से जो है बाद में मौलिक नियुक्ति तिथि को ही प्रमुखता से माना गया। वहीं कई शिक्षकों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया कब संपन्न हो सकती है। अब आज और कल में 2 दिन में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। जो कि सिंपल वाले ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, ये वाली प्रोसेस जैसे ही संपन्न हो जाती है और इसके बाद आपको मंडे से जो है यह प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है। और जो है मंडे से यह प्रोसेस शुरू हो सकती है। 2 तारीख या तो कल से ही फॉर्म शुरू हो जाए या मंडे से निश्चित रूप से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और वेबसाइट जारी कर दी गई है और वेबसाइट का लिंक एक्टिव होना शेष रह गया है और इस संबंध में पूर्व में भी आदेश जारी हो चुका था और आदेश जारी हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि शासन स्तर से इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से लिया जा रहा है। जिस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रोसेस ली गई है और ये वाले ट्रांसफ़र पूरे होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप श्योर रहें कि आपके अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी इसी प्रकार से शुरू हो जाएंगे और आप सभी जो है बहुत जल्द जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फॉर्म देखने को आपको मिलेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस संबंध में निश्चित रूप से आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कि अंतर जनपदीय में बात कर रहा हूँ, इससे संबंधित सारे वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। सारे जो भी डाउट हैं आपके अब इसी पर वीडियो आएंगे, क्योंकि अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रोसेस जो है पूरी संपन्न होने जा रही है। बस जो है
अब नए जनपदों में विद्यालय कार्यभार ग्रहण और स्कूल आवंटन को लेकर के ही प्रोसेस रह गई है। उस संबंध में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपको उस संबंध में भी वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।